रहे हैं ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उनको लेकर। स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स के फाउंडर गौतम बेद साहब आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। गौतम यूएस से हैं, लेकिन मुझे बताया जा रहा है कि इस समय वो दिल्ली पहुंचे हुए हैं। गौतम, थैंक यू सो मच, गुड मॉर्निंग, जुड़ने के लिए हमारे साथ। अच्छा गौतम जी, 25 बेसिस पॉइंट्स का हाइक, हर मीटिंग में 25 बढ़ाते चले जाएंगे, अगले साल 3 बार और हाइक करेंगे। जो तस्वीर 3 साल से देख रहे थे उसके एकदम पलट जाने वाले हैं। फिर बाजार को क्या पसंद आया कि इस तरह का अपटेक यूएस में और फिर पूरा ग्लोब झूमता हुआ नजर आ रहा है? गुड मॉर्निंग आशीष जी। स्टेलर वेल्थ पार्टनर्स की तरफ से आपको, आपकी टीम को और आपके सारे दर्शकों को होली की खूब शुभकामनाएं। द रीजन मार्केट ने इतनी जोर की रैली की ओवरनाइट इज बिकॉज देयर वाज नो, लाइक जैसे आपने कहा, कोई नेगेटिव सरप्राइज था नहीं इस पॉलिसी मीट में, इसलिए मार्केट में काफी जबरदस्त रैली आई। एंड मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग है, सो मार्केट का फोकस था डॉट प्लॉट पे, और डॉट प्लॉट दिखा रहा है 6 इंटरेस्ट रेट हाइक्स इस साल और 3 इंटरेस्ट रेट हाइक्स अगले साल। तो बहुत ग्रेजुअल इंटरेस्ट रेट हाइक की अनुमान कर रहा मार्केट। तो इसके संग मार्केट अब जी लेगा और आगे अब सब ग्रोथ अर्निंग्स पे बेस होगी। सो द नेगेटिव सरप्राइज कुछ आया नहीं। अब बस रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसका सीज फायर एग्रीमेंट जैसे ही होगा, पीस टॉक्स जैसे ही कंक्लूड होंगे, उसके बाद मार्केट अगला डायरेक्शन पाएगा। ठीक है, एक ओवरहैंग घट गया, जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वैसे ही आया नेगेटिव सरप्राइज ने, लेकिन जो होना है वो तो दिक्कत वाली बात है। अब तक जो हमने मोमेंटम देखा था इसलिए देखा था क्योंकि एक्सेस लिक्विडिटी थी, वो चेज करती थी रिस्कियर एसेट्स को। अब तस्वीर क्लियर है, वो पैसा तो सक आउट हो रहा है। आज वो बैंक ऑफ इंग्लैंड भी ऐसे ही कुछ करने वाला है, शायद तीसरा रेट हाइक कंटिन्यूअसली करता हुआ नजर आएगा। तो दुनिया भर में पैसा निकल रहा है, इसका खामियाजा तो इवेंचुअली भुगतना पड़ेगा इक्विटीज को, कि नहीं हम सब डाइजेस्ट कर चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर आप देखें पिछले साल एफआईएस ने जितना पैसा इंडिया से टाना है वो 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से भी ज्यादा है। सो जो भी लिक्विडिटी टननी थी, ज्यादातर लिक्विडिटी ऑलरेडी इमर्जिंग मार्केट्स से टन चुकी है। और होता क्या है, अभी एफआईएस बास्केट सेलिंग कर रहे हैं, ये पूरे इमर्जिंग मार्केट्स बास्केट को बेच रहे हैं, जिसमें चाइना, ताइवान, रशिया भी है। और इस इमर्जिंग मार्केट बास्केट में चाइना का वेटेज है 30%। सो अभी बास्केट सेलिंग चल रही है। लेकिन जब ये वापस इंडिया आए, जब वापस ये इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ आएंगे, ये इंडिया स्पेसिफिक फंड्स को लेके आएंगे और ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया को में फोकस करेंगे और इंडिया में स्पेसिफिकली जब पैसा लगाएंगे उस समय खूब तेजी आने का उम्मीद है। बिकॉज अभी अगर आप देखें, इतने रिलेंटलेस एफआई सेलिंग के बाद भी इंडियन मार्केट्स बैडली 10% करेक्ट किए हैं। सोचिए जब एफआईएस भी वापस इंडिया स्पेसिफिक फंड्स को लेके वापस सिर्फ इंडिया में फोकस करके वापस आएंगे, उस समय कितनी तेजी आ सकती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ अपने इंडिविजुअल पोर्टफोलियो कंपनीज में ध्यान देना है, उनके अर्निंग्स प्रोस्पेक्ट्स पे ध्यान देना है, एंड इंडिया की ग्रोथ के साथ साथ हमें भी आगे बढ़ना है। दैट शुड बी द राइट फोकस फॉर अस एज इन्वेस्टर्स। गौतम जी, एक चीज बताइएगा, अभी आशीष ने प्रश्न पूछा लिक्विडिटी फ्लो टुवर्ड्स इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया। हमारे लिए एक बहुत बड़ा, अगर आप देखें, दुविधा जो सबसे बड़ी थी वो था क्रूड। एक डिजास्टरस लेवल हमने, अगर आप देखें, लास्ट 10 दिन में देखा 140, नाउ वी आर ऑलमोस्ट क्लोजर टू 100। स्पेशली जब आप कहते हैं कि इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ पैसा आएगा, भारत की तरफ पैसा आएगा, हमारी ग्रोथ अगर आप देखें काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी अब तक की। आपको क्या लगता है कि ये पैसा जब भारत की तरफ आएगा वो टाइम फ्रेम क्या होगा लाइकली टू बी, किस अंतराल में वो पैसा आएगा? और शायद मौजूदा परिस्थिति में अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पैसा लगाना होता है मार्केट में, इंडियन मार्केट्स में, तो आपका सबसे कंफर्ट इस वक्त कहां पर है? देखिए, मार्केट में सबसे ज्यादा कंफर्ट आता है वैल्यूएशन से, और वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव तब होती हैं जब किसी कंपनी या इंडस्ट्री में फोर्स सेलिंग आती है। तो अगर आप इंडियन मार्केट का स्ट्रक्चर देखें, जो एफआईज होते हैं सबसे ज्यादा ओवरवेट होते हैं फाइनेंशियल्स और बैंक्स पे, लेंडर्स पे। तो जब ये इमर्जिंग मार्केट्स और इंडिया को बेचते हैं, सबसे ज्यादा प्रेशर बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे आता है। हमें एज इन्वेस्टर्स ये मौके देखने हैं जहां पे फंडामेंटल्स कंपनी के इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन फोर्स सेलिंग की वजह से, इनडिस्क्रिमिनेट सेलिंग की वजह से दाम गिर रहे हैं। सो अगर आप देखें केवी कामत जो एक्स आईसीआईसीआई बैंक चेयरमैन रह चुके हैं, उन्होंने कहा है कि पिछले 50 साल में ये इंडियन बैंकिंग सेक्टर की सबसे स्ट्रॉन्ग हेल्थ कंडीशन है। एंड कुमार मंगलम बिरला ने भी कुछ महीने पहले कहा था कि अगले 10 साल में वो उनको इंडिया में केपेक्स महाउत्सव दिखाई दे रहा है। तो कोई भी देश में कोई केपेक्स महाउत्सव बिना बैंकिंग सेक्टर के फास्ट ग्रोथ के बिना मुमकिन नहीं है। सो बैंकिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे अर्निंग्स प्रोस्पेक्ट्स इंप्रूव हो रहे हैं, बैलेंस शीट्स क्लीन अप हो चुके हैं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियोज हेल्दी हैं, और
स्टॉक प्राइसेस नीचे गिरे हैं बिकॉज ऑफ एफआई के बास्केट सेलिंग। सो यहाँ पे काफी बढ़िया अपॉर्चुनिटी बैठ सकती है इन्वेस्टर्स के लिए। गौतम सर, ये आपने एफआईएस सेलिंग की बात करी, वाकई इस बार मैसिव एफआईएस सेलिंग, और फिर भी हम उस लिहाज से इतना गिरे नहीं, ये शायद हमारे डोमेस्टिक पैसे की पार थी। लेकिन ये आजकल पिछले कुछ दिनों से नोटिस कर रहे हैं सेलिंग थोड़ी ठंडी पड़ी, कल तो कुछ खरीद लिया, या आपके दोस्त वहां पे अब बेचना खत्म कर रहे हैं क्या? ऐसा मानो क्या, वो पेन पीरियड खत्म हो गया क्या? ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही एफआईएस बेच सकते हैं, और जितना जिस मैंने कहा ये इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम कम थी, ये मोर ऑफ एन इमर्जिंग मार्केट्स प्रॉब्लम थी, बिकॉज जैसे ही यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, ये फॉरेन इन्वेस्टर्स इमर्जिंग मार्केट्स बेचकर वापस यूएस मार्केट में जाना चाहते हैं, बिकॉज यूएस मार्केट में अगर आप वापस पैसा टालते हैं तो कोई करेंसी रिस्क नहीं होती। लेकिन अब भाव काफी अट्रैक्टिव हो गए हैं। सवाल जाते जाते, ठीक है, ईएम्स की प्रॉब्लम थी तो बास्केट के हम भी इंक्लूजन थे तो बिकवाली आई। अब 2 दिन से हो क्या रहा है, वो चाइना रिलेटेड मार्केट्स में बहुत सिग्निफिकेंट अप मूव्स। हैंगसेंग कल 9%, आज 5%, और वहां के जो वाइस प्रीमियर के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो थोड़ा इंकरेजिंग हैं, तो बड़ा जोश में आ गए वहां के बाजार। इंडिया वर्सेस चाइना, क्या चाइना ज्यादा स्वीटर स्पॉट पे चला गया इस रीसेंट करेक्शन के बाद? आप लोग ऐसा मानते हो क्या? सबसे बड़ा दिक्कत चाइना मार्केट में ये है आशीष जी कि वहां पे रेगुलेटरी रिस्क बहुत हाई है। अब देखिए चाइना का इंटरनेट इंडेक्स 2 दिन पहले तक 70% गिर चुका था फ्रॉम द पीक। सो 70% फॉल के बाद 2 दिन 20% बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। इंडियन मार्केट में इस तरह की वॉलिटिलिटी एकदम भी नहीं थी। जब इंडियन मार्केट चाइनीज मार्केट से मच मोर स्टेबल है, एंड फॉरेन इन्वेस्टर्स को वो इमर्जिंग मार्केट्स अट्रैक्टिव लगते हैं जहाँ पे स्टेबिलिटी ज्यादा हो। एक और बात, अभी हाल ही में जो उत्तर प्रदेश इलेक्शंस हुए उसके बाद अब फॉरेन इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म इन नेचर होते हैं, वो अब लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए इंडिया की तरफ देख रहे हैं, बिकॉज अब वो अगले 7 साल के नजरिए से इंडिया को देख रहे हैं। अब काफी फॉरेन इन्वेस्टर्स के बीच में अब ये मोटा मोटी डिसाइड हो चुका है कि अब ये एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट और 7 साल सर्व करेगी, तो इसलिए अब वो उन कंट्रीज में फोकस कर रहे हैं जहां पे गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, बिकॉज पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से इकोनॉमिक पॉलिसी स्टेबिलिटी भी जुड़ी होती है। सो अब ये इन्वेस्टर्स अपने जब एलोकेशंस करेंगे इमर्जिंग मार्केट्स के प्रति, इंडिया में उनका खास फोकस रहेगा। सर आप इस समय आ गए इंडिया, तो किसी दिन दोपहर में आपसे बातचीत करेंगे, फिर आपसे स्टॉक स्पेसिफिक और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन की बातचीत होगी। थैंक यू सो मच आज सुबह जुड़ने के लिए और इस ऑल इंपॉर्टेंट मीट पे हमसे बातचीत करने के लिए। तो ठीक है, ये रहा फेड रिलेटेड आउटकम, मार्केट रिजॉइस करते हुए, और कोई नेगेटिव आउटकम नहीं आया तो शायद वो बाजार, कोई नेगेटिव तो बाजार के तो वैसे ही पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए आप देख रहे हैं वो रैंक खत्म, बढ़िया मूव आता हुआ। और उस बढ़िया मूव को भुनाने का तरीका, कल शाम को ही आप लोग अगर आवाज देख रहे थे तो आपने वो भुना लिया होगा। कल 17-1 कल का मार्केट दिखाइएगा, क्या तगड़ी, हमने अच्छा गैप अप दिया, दिन भर उस गैप को सस्टेन करा, और जाते जाते आखिरी आधे घंटे का मूव देखिए आपकी स्क्रीन पर। दिन के हाईस पर 300 पॉइंट से ज्यादा के उछाल के साथ निफ्टी में कामकाज की समाप्ति हुई। निफ्टी बैंक में 725 पॉइंट के अपटिक्स थे, और कल आपने वीरू के साथ वो 17-100 का कॉल